हेलो दोस्तों, तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा एजुकेशन एंड करिकुलम मतलब कोर्स नंबर जो 2 है हमारा, उसका होने वाला है। और इस चैप्टर का नाम है हमारा करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न। ठीक है, तो लेकिन शुरू करने से पहले इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर भी करा रखा है, उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जाके सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, लर्निंग आउटकम, सिग्निफिकेंस ऑफ द करिकुलम इन एजुकेशन, मेजर करिकुलर इश्यूज और कंसर्न भी देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। ये सारी चीजें पढ़ के सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं अब हम इंट्रोडक्शन। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जो करिकुलर इश्यूज हैं उन पे, साथ ही साथ जो कंसर्न उठते हैं बच्चों जो अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो अलग अलग उनकी नीड्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग उनके बैकग्राउंड होते हैं। तो किस तरीके से उनको मैनिफेस्ट करे या किस तरीके से उनको मैनेज करे टीचर क्लासरूम के अंदर, क्योंकि हर अलग अलग डाइवर्सिटी से आ रहे हैं, हर सब बच्चों की अलग नीड होती है, एबिलिटी अलग अलग होती है। तो कैसे मतलब मैनेज करे क्लासरूम में, यही एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल। साथ ही साथ रोल ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, जेंडर इक्वलिटी, मल्टी एज ग्रुपिंग एंड द क्रिएशन, साथ ही साथ क्रिएट करना है इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एनवायरनमेंट अलग अलग जगह से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड होती है, साथ साथ एक्शनेबल इंसाइट कैसे जो टीचर है वो एक्सेस कर सके, इक्विटेबल कर सके, या फिर इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना सके, जिससे जो उसके लिए चैलेंज बन रहा है। तो ये सारी इसमें हेल्प करते हैं टीचर की, मतलब किस तरीके से पढ़ाए। तो ये शुरू करते हैं। इसमें जो चैप्टर अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो लर्निंग आउटकम क्या क्या हमारे हो जाएंगे। सबसे पहला है हम एनालाइज कर पाएंगे कि जो इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल है किस तरीके से हम करें कि इन्फ्लुएंस हो उनके करिकुलम डिज़ाइन और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शनल मेथड। रोल जो होता है मल्टीलिंग्विस्ट का वो एक्सप्लेन कर सके क्लासरूम के अंदर, साथ साथ एजुकेशन पॉलिसी डिस्क्राइब कर सके, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिंसिपल को, साथ ही साथ एप्लीकेशन क्लासरूम सेटिंग में कैसे कैसी है, क्या क्या है, डिस्क्राइब कर सके। इफेक्टिवनेस जो है मल्टी एजिंग ग्रुप के किस किस अलग अलग डाइवर्स का एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में है तो किस किस तरीके से है, एक्सेस कर पाए कि जो करिकुलम कंटेंट है, पेडागोजी है, जेंडर इक्वलिटी सेट किस तरीके से रिस्पेक्ट रहती है, आइडेंटिफाई कर सके करिकुलम फ्रेमवर्क जो प्रमोट करे डाइवर्सिटी को, इंटरप्रेट कर सके रेलिवेंट एजुकेशन पॉलिसी जो कि डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, साथ ही साथ लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं हम जो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इंक्लूसिव प्रैक्टिस सारे डाइवर्सिटी के लिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम की। अब ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम की एजुकेशन में। तो जो करिकुलम होता है वो इनकम पास करता है बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो भी बच्चा एजुकेशनल सेटिंग में सीखता है, तो जो भी स्पेसिफिक एजुकेशन गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो किस किस तरीके से जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सीखता है, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो इससे पहले लेकिन जो जितनी भी सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो या फिर जो भी चीज़ें इसको मतलब सिलेबस में आती है या सिलेबस से बाहर, ये सारी चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक साथ लेके चलेंगे। इसमें वो लिखा है आगे, इट कट्स ऑफ वेरियस स्कॉलस्टिक एंड कोर्स स्कॉलस्टिक डोमेन एंड इनकॉर्पोरेट कंपोनेंट सच एज ऑब्जेक्टिव, सिलेबस, कंटेंट, पेडागोजी, असेसमेंट, ये सारी चीज़ों को। और इसमें क्या है, साथ ही साथ सारा लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, मतलब इसमें अलग अलग तरीके के जो स्कॉलस्टिक हो गए या कोर्स स्कॉलस्टिक डोमेन होते हैं उनको एक साथ लेके चलेंगे। इनकॉर्पोरेट कंपोनेंट भी होते हैं कुछ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, सिलेबस हो गया, कंटेंट हो गया, पेडागोजी हो गया, असेसमेंट हो गया, क्लासरूम की प्रैक्टिसेस हो गई, इंस्टीट्यूशनल एथोस हो गए, क्लासरूम कल्चर, को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट, ड्रामा, फील्ड विजिट, या फिर ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट को हम प्रमोट करते हैं। इस तरीके से बनाना है जिसमें बच्चा हर तरीके की चीज़ों को सीख पाए। ये जो जितने भी ये सारे कंपोनेंट हैं ये हेल्प करता है लर्नर को कि वो एजुकेशनल गोल को अचीव कर सके। ऑल्दो जो ये फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टीचर्स की कैपेबिलिटीज हो गई, कम्युनिटी हो गई, पेरेंटल का इन्वॉल्व हो गया, या उसको एजुकेशन कितनी एक्सेस हो पा रही है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर कितना सपोर्ट उसको एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें करिकुलम को। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये माना जाता है कि उस चीज़ को अचीव करे, तब ये ही सारी चीज़ें सही तरीके से मान जाएंगी। अब करिकुलम जो है वो सर्व करता है एक ब्लूप्रिंट जिसमें जो एजुकेशनल गोल होते हैं वो अचीव होते हैं।
इसी तरीके से जो एजुकेशनल एम्स हैं वो शेप करते हैं कंटेंट करिकुलम का कंटेंट किस तरीके का कैसा होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो यही बता रखा है जो करिकुलम है इज ऑफ्टन ऑफन रिफ्लेक्शन ऑफ प्रायोरिटीज सेट बाय सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीड। यही सारी चीजें जो है ये करिकुलम जो होता है वो अक्सर एक रिफ्लेक्शन होता है प्रायोरिटीज जो बनाई जाती हैं सोसाइटी के द्वारा या फिर सोशल कल्चरल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड कितनी कैसे की जरूरत है उसके द्वारा। साथ ही इसमें बता रखा है कि ये इसके पास स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल फाउंडेशन भी होता है जो गाइड करता है उनके पर्पस को। ये जो फिलोसफीज होती हैं या सोसाइटी में जो चेंज आना चाहिए ओवर द टाइम और जो करिकुलम होता है वो चेंज होता है अलॉन्ग इसके साथ साथ। तो इसमें ये वही बता रखा है कि ये बेस्ड होता है डाइवर्स फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल गाइडेंस। साथ ही साथ इसमें बहुत अलग अलग तरीके के करिकुलम भी होते हैं जैसे कि कोर हो गया, हिडन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया, टीचर सेंटर्ड हो गया, फिर एक्टिविटी सेंटर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम में होती हैं, यही सारी चीजों को किया जाता है। ठीक है, डिवाइस मतलब तैयार किया जाना। अब जो करिकुलम में चेंज होता है हर दशक के बाद, हर डिकेड के बाद, वो एम्फसाइज करता है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी को, साथ ही साथ आर्ट एजुकेशन, कल्चरल रूटनेस, डिजिटल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ साथ फोकस करता है वो इंटरडिसिप्लिनरी को जो धीरे धीरे शिफ्ट होती जाती है उनकी प्रायोरिटीज पे। अब डाइवर्सिटी इन क्लासरूम क्या है, मतलब क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी किस तरीके से माना जाता है। डाइवर्सिटी इन क्लासरूम रेफर करता है जो बच्चे प्रेजेंट हैं वहाँ पे वो अलग अलग लिंग्विस्टिक कल्चरल अलग अलग मतलब भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है। साथ ही साथ ये डिफरेंसेस होने के बाद अलग अलग वो जेंडर्स होते हैं, एबिलिटी अलग होती है, बिलीफ अलग होते हैं, वर्ल्ड व्यू अलग होता है और भी काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी डाइवर्सिटी क्लासरूम में आ जाती है। अब एक डाइवर्स क्लासरूम एक्सपोज करता है लर्नर को कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से उनको पढ़ाया जाए, उनको देखा जाए, साथ ही साथ जो उनके होरिजन है नॉलेज का उसको और ब्रॉडन किया जाए, ये हेल्प कराया जाए कि वो अपनी सोशल स्किल को डेवलप कर सके, बिल्ड कर सके, प्रमोट करें क्रिटिकल थिंकिंग को, डेवलप करें एम्पैथी, साथ ही साथ इंकरेज करें कोलैबोरेशन को। ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हमारे जो क्लासरूम है डाइवर्स तरीके से और अच्छे से बन के आएगा। कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है लर्नर और डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों के साथ, जिससे उनकी जो प्रीजजेस पहले से जो अवधारणा बनी हुई है उनको रिमूव करना होता है। जो स्टीरियोटाइप उनके कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं या कुछ भी चीज़ होती है, तो इस सारी चीज़ों को हमें रिमूव करना है। देयरफॉर एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू क्रिएटिंग एन जो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है उसी से इंक्लूसिवनेस बनता है, सभी को एक साथ लेके चलते हैं, इक्विटेबल नेचर होता है, साथ ही साथ एक इफेक्टिव क्लासरूम भी होता है। हाउएवर जो डाइवर्सिटी होती है उसका खुद का एक सेट ऑफ बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं जो क्लासरूम के अंदर अराइज होते हैं। अब हम वही सारे चैलेंजेस जो हैं क्या क्या आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में। तो पहला है हमारा इवॉल्विंग नेचर ऑफ करिकुलम इन डाइवर्स एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। हमने जैसे कि पहले से हमने देखा है जो करिकुलम है वो हमारी प्रायोरिटीज सोशल कल्चरल इमोशनल इकोनॉमिक और इंडिविजुअल लर्निंग जो सोसाइटी की चेंज जो लाना चाहता है उसी के चारों तरफ घूमती रहती है। साथ साथ प्रायोरिटीज को भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अहमियत दी जाती है। फिर हमारा आज़ादी के बाद जो मतलब टेक्नोलॉजी का एक दौर आया है उसमें क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है कंट्री में वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो लिंग्विस्ट और कल्चरल होमोजेनिटी है सिटीज़ में वो कम हो रही है। साथ ही साथ डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, रीजनल कल्चरल कस्टम एंड कुलिनरी प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ये जो डाइवर्स नेचर है हमारी कंट्री का ये और बहुत ज़्यादा विजिबल है क्लासरूम में। जब हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं अलग अलग सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लिंग्विस्टिक मतलब जेंडर वगैरह इन सब से आते हैं, तो और साथ साथ जो एज ग्रुप होता है वो भी अलग होता है। तो इसमें क्या है वो फॉर्मल एजुकेशन ही रिसीव करते हैं, सब लोग एक जैसी एजुकेशन रिसीव करते हैं। ओवर द जो प्रिंसिपल होती है डाइवर्सिटी का या इक्विटी का या इंक्लूसिवनेस का, तो यही सारी चीज़ें एक कॉर्नर स्टोन बन जाती है अलग अलग इनिशिएटिव और पॉलिसीज़ के लिए। इसकी वजह से क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन बच्चा एक्सेस कर पाता है, साथ ही साथ डाइवर्स ग्रुप जो है स्टूडेंट का उसका भी एक फॉर्मल पार्ट बन जाता है, मतलब फॉर्मल स्कूलिंग होती है फिर डेली।
अब जो स्कूल का जो करिकुला है, ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं एक साथ आपस में, कि वो केटर कर सके, वो जो जो भी ज़रूरत है, जो जैसे डाइवर्सिटी बढ़ रही है तो ज़रूरत भी बढ़ती जाएंगी। तो यहीं से जो इवोल्यूशन होता है करिकुलम का, ज़रूरत पड़ जाती है कि किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से जो सारी चीज़ चल रही है कैसे एक्सेस किया जाए। तो यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो करिकुलम, स्कूल का करिकुलम है, वो और ज़्यादा ट्रेडिशनल की तरफ जाना चाहिए, वन साइज फिट होना चाहिए। सारे प्रिंसिपल जो होते हैं वो और ज़्यादा पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव होनी चाहिए। सिमिलरली जो कंटेंट पेडागोजी है, असेसमेंट है, इसको ज़रूरत है कि वो स्टैटिक की तरफ मूव करे, साथ ही साथ मोनो मॉडल हो, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी हो, डायनेमिक हो, मल्टी मॉडल लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी हो, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी ज़रूरी बना देते हैं। ये जो शिफ्ट आता है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समझा जाए कि जो करिकुलर वो है वो एम्पावर कर रहा होता है लर्नर्स को, जब एकोमोडेट किया जाता है अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, एबिलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़, ये सारी चीज़ें एक आवाज़ देती हैं, साथ ही साथ एक वॉइस दे सके और चॉइस कर सके जो भी एजेंसी है अपनी एक्सरसाइज को। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें है चेक योर प्रोग्रेस। कुछ क्वेश्चन है, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलर एजुकेशन। एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है करिकुलम में, ये बता रखा है। तो ये हमने पढ़ा है, इसको हम अच्छे से बता सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर वाइल डीलिंग विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड। तो ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम, मेजर करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या क्या कंसर्न है मेजर, वो देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मेजर जो करिकुलर इश्यूज है और उसके कंसर्न्स है उसको। तो जैसे कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अक्सर उसमें काफ़ी सारी रिचनेस होती है, लेंथ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है कल्चर की, साथ ही साथ ये डिमांड करता है कंटिन्यूस अकोमोडेशन होना चाहिए, जिससे कि सभी के अंदर बिलोंगिंगनेस की जो सेंस है वो डेवलप हो, वो फोस्टर हो क्लासरूम के अंदर। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो लिए जाते हैं, टेकन ओवर बहुत सारे हर साल रिगार्डिंग करिकुलम और पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस के लिए, जिससे हर बच्चे को वेलकम किया जाए, हर बच्चे को लिया जाए स्कूल सिस्टम के अंदर। डिस्पाइट दिस कुछ सिग्निफिकेंट गैप भी होते हैं करिकुलर पॉलिसीज़ और ग्राउंड लेवल रियलिटी के बीच में। बोला कुछ जाता है लेकिन रियलिटी में देखा जाए या ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, बहुत सारे गैप उसमें शोज होते हैं। तो करिकुला क्या है, ये इसमें बोल रखा है, करिकुलर आर नॉट एबल टू केटर द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। जो करिकुलर है या करिकुलम है वो इतनी ज़्यादा एबल नहीं है कि वो हर किसी की नीड्स को केटर कर सके, जो अलग अलग डाइवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, दिस लेड टू बहुत सारे मल्टीपल करिकुलर इश्यूज हो जाते हैं और कंसर्न भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि आउटडेटेड करिकुलम हो गया या करिकुलम ओवरलोड हो गया, गैप हो गया मदर टंग और बच्चे की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, लैक ऑफ कल्चरल या फिर रीजनल और लिंग्विस्टिक, बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिंग्विस्टिक लैंग्वेज भी अलग अलग हो जाती है। प्रमोशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी अलग वो हो जाते हैं, अलग अलग जो बच्चे होते हैं वो स्टीरियोटाइप के भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें टेक्स्ट बुक भी काफ़ी अलग अलग तरीके की होती है। तो और इसमें यही बता रखा है कि जो डिजिटल डिवाइड अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑफ एसेसिबल फर्स्ट, जो कंटेंट होता है एसेसिबल करता है बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, या फिर डिफरेंसेस जो आता है डाइवर्स लर्निंग स्टाइल में और पेज में। अब कुछ इसमें डिस्कस कर रखे हैं, हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या है। तो अब हम देख लेते हैं पहले तो लर्निंग स्टाइल। हर पर्सन का यूनिक प्रोडक्ट, मतलब जो हर पर्सन होता है उसका खुद का यूनिक प्रोडक्ट होता है, डायनेमिक इंटरेक्शन करना उनके साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ। देयरफॉर इसमें बता रखा है, दे कम्प्रीहेंड द वर्ल्ड अराउंड देम इन डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीके से वो अलग अलग वे में अपने वर्ल्ड के साथ और मतलब मिलजुल के रहता है, अलग अलग तरीके से देखता है। डिस्पाइट पीपल कम्युनिटिव, जो अलग लोग हैं, हर पर्सन की, हर पीपल की अलग संज्ञानात्मक यूनिकनेस, मतलब कोग्निटिव जो है वो यूनिकनेस होती है, अलग अलग तरीके की होती है। कुछ कॉम्युनिटीज भी होती है पीपल के अंदर, जैसे कि किस तरीके से लर्न किया जाए, कॉम्प्रीहेंड करें इन्फॉर्मेशन को, कब अवेलेबल हो, उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए जो भी वो चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यही बोल रखा है, ये प्रेफर्ड वेज जो होते हैं लर्निंग इन्फॉर्मेशन का, वो डिफरेंटली और कंसिस्टेंटली होना चाहिए, जो यही चीज़ बोलती है लर्निंग स्टाइल को। मतलब जो प्रेफर्ड वेज होते हैं, सही तरीका जो होता है लर्निंग इन्फॉर्मेशन का,
वो डिफरेंटली होना चाहिए, साथ ही कंसिस्टेंटली होना चाहिए। यही होता है हमारा लर्निंग स्टाइल। अकॉर्डिंग टू डन ने बोला है जो लर्निंग स्टाइल होता है वो इस तरीके का होना चाहिए, इस वे का होना चाहिए जिससे हर लर्नर, हर सीखने वाला जो शुरुआत में सीखता है वो कंसंट्रेट करे, प्रोसेस में हो, साथ ही साथ नई चीज़ें रिटेन करे और डिफ़िकल्टी जो इन्फॉर्मेशन में होती है उसको ओवरकम करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसको जो स्टाइल है उसको समझा जाए, या साथ ही साथ जो एबिलिटीज़ होती हैं दो अलग अलग कंसेप्ट की, उस चीज़ को भी देखा जाए। अकॉर्डिंग टू विलिंगम, स्टाइल टेलर्स, जो स्टाइल क्या होता है, स्टाइल हमें बताता है कि हाउ वी डू थिंग, कैसे हम किसी भी चीज़ को करते हैं, बल्कि जो एबिलिटीज़ होती है वो कंसर्न करती है हाउ वेल वी डू दैम, हम किस तरीके से उसे करते हैं। तो यही बता रखा है बाद में कि लर्निंग स्टाइल आर नॉट एबल टू कंफ्यूज विद वेरिड cognitive abilities of the individual apart from style abilities. Student also differ in pace. हर जो बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल होता है, लर्निंग जो सीखने का, स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं अपने अपने पेस से, और अलग अलग तरीके से वो सीखते हैं, अलग अलग उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है। लेकिन उसे इन तरीके से सिखाना चाहिए, उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जो वेरिएशन होते हैं, स्पीड में भी वेरिएशन होता है, हर बच्चा अलग 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 उनका स्पीड होती है, कुछ धीरे सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ न्यू नॉलेज को अच्छे से गैदर कर लेते हैं, कुछ थोड़ा लेट करते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। और इसी चीज़ को बोल रखा है पेस ऑफ लर्निंग। अब जो नॉलेज होता है या फिर स्टाइल होता है या फिर पेस ऑफ, ये बता रखा सर, जो पेस इज इंस्ट्रूमेंटल, जो पेस होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का क्लासरूम के अंदर। अब जो लर्निंग स्टाइल होती है वो कंफ्यूज्ड नहीं होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंस के साथ साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि कंफ्यूज इंटेलिजेंस के साथ होनी चाहिए। अब गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है, लर्निंग स्टाइल और इंटेलिजेंस दो अलग अलग एंटिटीज हैं, लर्निंग स्टाइल अलग है और इंटेलिजेंस अलग है, इसलिए ओवरलैप हो जाती है एक दूसरे के साथ साथ। कभी कभी देखो जो लर्निंग स्टाइल होती है वो लिंक्ड होता है एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के साथ, या फिर वाइस वर्सा बोल रखा है। गार्डनर थ्योरी एम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से जो पीपल होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, साथ ही साथ इंडिविजुअली भी वो अलग होते हैं, बट इट इज़ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उनको लर्निंग स्टाइल के साथ उनकी। नेवरदलेस जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो हेल्प करता है टीचर को, वो समझे, रिस्पेक्ट दे और केटर करे अलग अलग बच्चों को क्या क्या चीज़ें देनी है। लर्निंग स्टाइल ज़्यादा इफेक्ट करता है स्कूल एक्सपीरियंसेस को, लर्निंग स्कीम्स को, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को क्लासरूम के अंदर। अब जो नॉलेज ऑफ लर्निंग होती है वो हेल्प करता है बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन में। ये स्कूल एक्सपीरियंस किस तरीके देना चाहिए, जो बच्चा होता है वो टीचर को तो देना ही है, साथ के साथ जो बच्चा स्टूडेंट होता है उसको भी उस तरीके से सिखाना होता है। स्टूडेंट जिसके पास नॉलेज होती है उसको प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल से पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि जिसकी प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके, साथ ही साथ वो एफर्ट करे, फोकस्ड एफर्ट करे, जो उसका स्पेसिफिक मीडियम है कंटेंट का या कॉम्प्रिहेंशन, उसको सही तरीके से उस चीज़ में पढ़ा जाए बच्चा। सिमिलरली जो टीचर्स होते हैं उनको अवेयर करना चाहिए लर्निंग स्टाइल से, जो बच्चे की अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है, किस बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है, कि वो अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ा सके उनके नीड के हिसाब से। अ कोहेरेंस बिटवीन हाउ अ टीचर इज प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन एंड द लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर। जिस ये बताना चाहिए कि जो टीचर है वो एक कोहेरेंस बना के चले कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है, और जो लर्निंग स्टाइल है लर्नर का उसमें किस तरीके से लर्नर एब्जॉर्व करे उन चीज़ों को, एंगेज रहे, साथ ही साथ रिटेन कर सके, उस सारी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन ले सके। तो इसमें ये बता रखा है कि टीचर को ज़रूरत है कि वो सिंपल ब्लैक बोर्ड टीचिंग से चेंज होके उसमें मतलब मूव हो उससे, और किस में आए, मल्टी मॉडल टीचिंग में, मल्टी मॉडल टीचिंग में आए वो सिंपल ब्लैक बोर्ड टीचिंग से। इसमें वो बहुत सारे मॉडलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हो डिज़ाइन की जाती है जिससे लर्नर की जो नीड्स है उसको मीट किया जाए। मल्टी मॉडल टीचिंग जो प्रमोट करता है कि इंगेजमेंट किया जाए अलग अलग तरीके से डिफरेंट सेंस में, जो इफेक्टिवली हेल्प करे लर्नर को अलग अलग बैकग्राउंड से। इसमें कोई भी कंसेंसस नहीं होता अमंग थ्योरिस्ट, और किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए अलग अलग लर्निंग स्टाइल को, ये सारी चीज़ इसमें बता रखी है। देयरफॉर जो अलग अलग थ्योरिस्ट हैं वो कैटेगराइज करते हैं इन चीज़ों को डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देम। हम डिस्कस करेंगे अब बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स, जैसे कि VAR की मॉडल, कॉल्स मॉडल एंड डन मॉडल। ठीक है,
कहते हैं VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल जो है VAR के मॉडल का क्या बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लर्निंग स्टाइल है। इस मॉडल ये मॉडल प्रपोज किया था नील फ्लेमिंग्स ने, जिसको बोला जाता है VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल। इस मॉडल को कैटेगराइज किया है लर्निंग को 4 कैटेगरीज में। V मतलब विजुअल, A मतलब ऑरल, R मतलब रीड एंड राइट एंड K मतलब कैनेस्थेटिक्स। फ्लेमिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं 2 विजिबल मॉडलिटीज़ होती है और साथ ही साथ डिस्टिंक्शन कराया उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में। और प्रेफर किस पे दिया जाए, जोर किस पे दिया है, रिटर्न टेक्स्ट पे और सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन पे। अलग अलग चार्ट, डायग्राम और पिक्चर इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया है। अब विजुअल्स में क्या क्या आता है, विजुअल लर्नर प्रेफर करता है इन्फॉर्मेशन उनके सामने प्रेजेंट किया जाए इमेज के फॉर्म में, इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, ड्राइंग मैप के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या फिर डायग्राम के फॉर्म में। ऑरल क्या होता है, ऑरल लर्नर प्रेफर करते हैं ऑर्डर मतलब ऑडिटरी होना चाहिए मॉडलिटीज, जिसमें वो रिटेन कर सके, इन्फॉर्मेशन ले सके। इसमें बच्चा सुनता है, पॉडकास्ट सुनता है, ऑडियो बुक सुनता है, पार्टिसिपेट करता है ग्रुप डिस्कशन में। रीड एंड राइट क्या है, इसमें लर्नर क्या है, वो उसको प्रेफर कराया जाता है कि बच्चा रीड करे, राइट करे टेक्स्ट को, सच एज बुक, आर्टिकल एंड द मैगजीन और एक्सेट्रा। फिर कैनेस्थेटिक क्या होता है, कैनेस्थेटिक लर्नर प्रेफर करता है इसमें कि उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस मिले, फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ वो इन्वॉल्व हो, फिर कॉम्प्रीहेंड बेटर तरीके से वो इंगेज हो टेक्टाइल इंफॉर्मेशन से। तो ये हो गया हमारा पूरा VAR के मॉडल। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारा है, नेक्स्ट है हमारा कॉल्ब्स मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल। कॉल्ब्स थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टाइल एक अनदर टाइप का इन्फ्लुएंशियल तरीका है जो लर्निंग स्टाइल थ्योरी को फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस करता है, बहुत अच्छा है। कॉल्ब बोलते हैं कि जो लर्निंग होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चलती रहना चाहिए। इसमें बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस सर्व करता है, बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज होते हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट भी होता है इसमें। फर्दरनेस जो भी लर्निंग होती है वो सिंपली एक एक्ट करता है री लर्निंग का, और जो टीचर का रोल होता है इसमें एक्सटेंड किया जाता है कि वो नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करे। इसमें क्रिटिकल एवेल्यूशन भी इन्वॉल्व होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्शन भी आती हैं इसमें लर्नर की, जो उसको पहले से चीज़ें पता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, 4 टाइप के लर्निंग स्टाइल्स को इसमें डिवाइड किया है। पहला है अकोमोडेटिंग, एसिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग, फिर डाइवर्जिंग। इसमें 4 स्टेज लर्निंग साइकिल के बेस्ड होते हैं। इसमें एक्सपेंड किया जाता है इस कंसेप्ट को KLSI 4.0 मतलब कॉल्ब लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री 4.0, और इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है 9 तरीके की लर्निंग स्टाइल होनी चाहिए। पहला है इनिशिएटिंग एंड देन एक्सपीरियंसिंग, इमेजिनिंग, रिफ्लेक्टिंग, एनालाइजिंग, थिंकिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग एंड बैलेंसिंग। ये और 4 तरीके के डायलेक्टिक टेंशन्स होते हैं इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर। मतलब 9 लर्निंग स्टाइल बता रखी है। 9 लर्निंग स्टाइल इसमें बताइए कौन कौन सी, पहले बताया हमने, इनिशिएटिंग हो गया, एक्सपीरियंसिंग हो गया, इमेजिन करना एंड देन बाद में रिफ्लेक्ट करना, एनालाइज करना, सोचना, डिसाइड करना, एक्ट करना, फिर बैलेंस करना। और इसमें 4 डायलेक्टिक टेंशन भी इसमें इंक्लूड है। अब इसमें जो प्राइमरी डायलेक्टिक्स क्या क्या है, डायलेक्ट्स क्या क्या है, पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल वर्सेस कंक्रीट एक्सपीरियंस। मतलब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल होना चाहिए, साथ साथ कंक्रीट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वर्सेस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इनके साथ न्यू डायलेक्ट भी होते हैं हमारे, कौन से, एसिमुलेशन का, अकोमोडेशन का, कन्वर्जिंग का वर्सेस डाइवर्जिंग का। ये सारी चीज़ें आती हैं 8 स्टेज लर्निंग साइकिल के अंदर। लर्निंग स्टाइल फिक्स नहीं होते बट इनको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखी है इसका कॉल्ब का जो स्टाइल है, मॉडल है वो। अब जो डंडन वाला मॉडल है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।